हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी बीपीओ मेंस एग्जाम के लिए यूपी स्पेशल की 5th क्लास है। इसके पहले लास्ट 4 क्लासेज में हमने क्या देखा था? यूपी की पूरी हिस्ट्री देखी थी, एक क्लास में एंशियंट देखी थी, मेडाइवल देखी थी एक में, और 2 क्लासेज में हमने पूरी मॉडर्न देखी थी। आज से हम यूपी की आर्ट एंड कल्चर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इन फ्यूचर कोई बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो, यूपी पीसीएस प्री, मेंस और यूपीएससी, तो उसके लिए आर्ट एंड कल्चर मस्ट है। समझ लो, ये बाकी का सेक्शन आपका पूछा जाता है 40 से 50%, 50% सिर्फ आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हमारे पास स्कोप रहेगा कि हम इसको थोड़ा डीपली लेके जाएं, है ना। क्योंकि यूपी की जब चीज़ें कर रहे होते हैं ना, इसको बड़ा थोड़ा सा होता है। जैसे यूपी की हिस्ट्री पढ़ी है, तो यूपी की हिस्ट्री में सबको सब कुछ पता है कि आपको वही बाबर पढ़ना है, वही हुमायूं पढ़ना है, क्योंकि ये लोग ही आके आगरा राजधानी बनाई तो इनका यूपी में ही है। मॉडर्न में वही गांधी जी के सारे आंदोलन पढ़ने हैं। तो सेम चीज़ जो आप इंडिया की हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, वही यूपी की हिस्ट्री में पढ़ रहे हो। सेम चीज़ जो आपने वन लाइनर्स लूसेंट में पढ़ी होगी और जगह पढ़ी होगी, मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएंगी। तो कुछ स्टूडेंटों को यहाँ से एक वो होता है ना, भाव आ जाता है कि उनको तो आ ही रहा है, ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। कुछ को ऐसे, क्योंकि वन लाइनर्स पढ़ पढ़ के चीज़ें रटी हुई हैं, इतनी वो है। वो स्टूडेंटों को हल्की सी एडवाइस ये है कि थोड़ी सी चीज़ें, हर एक चीज़ को पूरा ओवरऑल देखो। एक चीज़ में रह के लॉस मत कराओ अपना। कोई चीज़ ये हमको आ गया कि हाँ, ये हमको बहुत अच्छे से आता है, इस वजह से कोई ज़रूरी चीज़ मत छोड़ देना। बाकी जो आता है अच्छी बात है, और नया सीखो, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर को हम थोड़ा डीपली लेके जाएंगे, आपकी एक समझ बनाएंगे। और ये समझ ऐसी बनेगी कि कोई एक दो बुक से नहीं बनेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कला होती क्या है। देखो, एक थे आपके भरत मुनि। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, नाट्यशास्त्र। तो ऐसा माना जाता है कि इस नाट्य शास्त्र से ही सारी कलाएं, संगीत हो चाहे आपकी चित्रकला हो, हर एक चीज का इसमें जिक्र है। और यहीं से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। फिर एक आते हैं अभिनव गुप्त। इन्होंने एक शब्द का यूज किया है, कलागति बाधादिका। कलागति बाधादिका। इसका सिंपल सा मतलब इन्होंने बोला, कला वो है जो व्यक्ति को हर्ष की उत्पत्ति कराए, व्यक्ति के अंदर, यानी उसको आनंद आए। तो यहीं से कला का जन्म होता है, यहीं से कला का एक रूप आपको मिलता है कि कला एक्चुअली होती क्या है। तो एक तो होता है आपके अंदर जो फीलिंग्स है, आप जो कल्पना कर रहे हो, जो आपके अंदर फीलिंग्स है, जैसा आप फील कर रहे हो, अच्छा बुरा, जो वो सारी चीज़ों को आप क्या है, अभिव्यक्त करते हो। अभिव्यक्त किसी न किसी रूप में करोगे, या तो मूर्ति कला के रूप में करोगे, या चित्रकला के, या संगीत के, या नाटक नाटक करोगे, नाट्य शास्त्र है ना। तो यही है कि कला मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। कला का अर्थ है आनंद प्राप्त करना या आनंद प्रदान करना, ठीक है। तो ध्यान रखो कि कला मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक प्रकार होता है कि जो आपकी दैनिक जरूरतें हैं, मतलब कि आजीविका चलाने के लिए आप कला का यूज कर रहे हो, तो कला तो है, बट वो आजीविका के लिए यूज कर रहे हो, तो वो आपकी सामान्य कला हो गई या उपयोगी कला। दूसरी कला होती है आपकी, कि जिस कला के माध्यम से आप क्या करते हो, लोगों को आनंद की अनुभूति करते हो, प्रदान करते हो, ठीक है, या सौंदर्य की अनुभूति। तो वो होती है आपकी ललित कला। तो कला मुख्यतः दो ही प्रकार की होती हैं। एक होती है उपयोगी कला, जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। दूसरी होती है ललित कला, जिससे सौंदर्य की अनुभूति तथा आनंद की प्राप्ति होती है। अब ललित कलाओं के कुछ प्रकार हैं, ठीक है। तो इन्हीं ललित कलाओं में ही आपकी सारी कलाएं आ जानी, चाहे वो स्थापत्य आ जाएगी, चाहे आपकी संगीत आ जाएगी, नाट्य आ जाएगी, मूर्ति कला आ जाएगी, चित्रकला, सारी आ जाएंगी। अब ये सारी चीज़ें आपको जाननी इसलिए ज़रूरी है, जैसे वास्तुकला कहीं पे पढ़ा, वास्तुकला क्या है, तो ये आपको पता हो कि वास्तुकला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं। इसके बाद कहीं से आपने पढ़ा कि फड़ चित्रकला, तो आपको पता होना चाहिए फड़ है क्या, है ना। तो इस पे बात करेंगे, फिर सीधा हम फैक्चुअल चीज़ों पे आ जाएंगे। तो वास्तुकला या स्थापत्य कला के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? भवन, मंदिर, स्तूप, गुफा, मस्जिद, मकबरा, चर्च इत्यादि का निर्माण, मदरसों का भी निर्माण कराया मुगलों ने। इसके बाद आप देखो नगर विन्यास, पाटलिपुत्र का नगर निर्माण कराया था पूरा।
ना, कि पाटलिपुत्र जो था आपका, लंबाई चौड़ाई कितनी थी, यहाँ पे खाई थी, लकड़ी से बना, चारों तरफ दीवार थी, उसमें 64 गेट्स थे ना। तो ये सारी चीज़ें, राजप्रसाद आपका आ जाता है, चंद्रगुप्त का राजप्रसाद वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, स्थापत्य कला या वास्तुकला के उदाहरण हैं। भारतीय वास्तुकला को विभिन्न कालों में बांटा गया है, ये तो पता ही है कि अलग अलग काल में अलग अलग वास्तुकला के रूप आए और हम सारे पढ़ते हैं। तो प्राचीन काल में हम बात कर रहे हैं पाषाण काल की। पाषाण काल में वास्तुकला के रूप में क्या आया होगा, सोचो, हल्का सा सोचो तो पता चल जाएगा कि मनुष्य कहाँ रहता था, गुफा में, तो गुफा आ गई। उसके आसपास जो काम करता था वो वास्तुकला में आ गया, जैसे गर्त चूल्हे मिले हैं, उनके खाने पीने के सामान, शिकार करने के सामान, तो यही सब इनका वास्तुकला था। फिर अगली कला आ जाएगी हड़प्पा। हड़प्पा काल में जो नगर विन्यास स्नानागार हैं, अन्नागार हैं, है ना, जो वहाँ की जल संचयन प्रणाली, ये सारी यहाँ की वास्तुकला आ जाएगी। मौर्य कला, मौर्य कला में क्या आ जाएगा आपका वास्तुकला में, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, पाटलिपुत्र का नगर निर्माण। इसका अशोक के काल में तो एक चरम पे थी, अशोक के स्तंभ, स्तूप। फिर चैत्य और बिहार जो जैन और बौद्ध धर्म के टाइम पे बने, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, अभिलेख आ जाएंगे। मौर्योत्तर काल में भी सेम चीज़, स्तूप भी बनेंगे आपके, और भी बहुत सारी संरचनाएं बनेंगी, है ना। फिर गुप्त काल में आ जाओगे, मंदिर निर्माण अपने चरम पे आ जाएगा। मंदिर निर्माण की बहुत सारी शैलियां आ जाएंगी, जैसे नागर शैली। उत्तर भारत में यहाँ से जाओगे आप विंध्य पर्वत तक, कश्मीर से लेके विंध्याचल पर्वत तक, ऐसा माना जाता है आपकी नागर शैली थी। फिर आपकी बीच में विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी तक आपकी बेसर शैली थी, और कृष्णा नदी से दक्षिण तक कन्याकुमारी अंतरीप तक, यहाँ पे क्या थी आपकी द्रविड़ शैली। ये यूपीएससी लेवल की चीज़ें बता रहे हैं थोड़ी सी समझ बनाने के लिए, ठीक है। ये सारी शैली, नागर शैली की अपनी अलग विशेषताएं हैं, कि जो होता है वर्गाकार होता था, चबूतरे पे बनता था गर्भगृह, इसके बाद जाता था शिखर होता था, और बाकी सारी चीज़ें। जब आप द्रविड़ में चले जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, विमान होगा, पिरामिडकार होगा, स्तूप होगा। ये ज़मीन से ही शुरू हो जाते थे, चारों तरफ परकोटे होते थे। इसके बाद जब आप जाओगे ऊपर की तरफ तो पिरामिड के रूप में काफ़ी लंबा, फिर गोपुरम होते थे, गेट बड़े लंबे लंबे, है ना। ये सारी चीज़ें, और जो नागर और द्रविड़ को मिला के बनाया जाता था वो आपका हो जाता था बेसर। अब आते हैं इसके बाद गुप्त काल में मंदिर। गुप्त काल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, एरण का मंदिर, है ना। तो ये सारी चीज़ें मंदिर हो गए आपके। फिर आ जाएंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल में क्या होगा आपके, यहाँ पे मुगल आएंगे। बहुत अच्छे से समझ लेना, ये समझ जो बनेगी ना तो फिर बहुत आसान हो जाएगा हर चीज़ को याद करना। जब मुगल आएंगे यहाँ पे तो क्या लेके आएंगे, इस्लाम। तो इस्लामिक पद्धति, इस्लामिक पद्धति में क्या होगा, गुम्बद आ जाएंगे, मीनारें आ जाएंगी, मेहराब आ जाएंगे, पित्रादूरा आ जाएगा, अरबेस्क आ जाएगा, सुलेखन आ जाएगा, है ना। ये सारी पद्धति आ जाएंगी। और इसके पहले ये इस्लामिक पद्धति आ गई और इंडियन पद्धति यहाँ पे है। तो इंडियन पद्धति में क्या है आपके, स्तंभ, स्तंभों के ऊपर लिंटर, है ना, बीम, ये सारी चीज़ें पहले से हैं। और जब ये दोनों मिलेंगे तो इंडो इस्लामिक बन जाएगा। तो ये पूरी सल्तनत कालीन जो पढ़ेंगे हम, इंडो इस्लामिक पढ़ेंगे। मुगल काल में थोड़ा फारसी प्रभाव आ जाएगा, वो देखेंगे क्या है। फिर अलग अलग प्रांतीय शैलियाँ हैं, जैसे खजुराहो की शैली, बहुत इंपॉर्टेंट, चंदेल शासकों ने जो बनाया। तो आप यहाँ पे चले जाओगे उड़ीसा में, तो उड़ीसा की अलग शैली है। वहाँ पे जो मंदिर बने हैं नायक शैली में बने हैं, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट कर दिया, तो वो देखेंगे क्या है। फिर आधुनिक कला। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ के लिए हैं। फिर हम आ जाएंगे कि यूपी में क्या चल रहा है, क्योंकि यूपी में इन्हीं से रिलेटेड चीज़ें चलेंगी। आगे समझो मूर्ति कला में क्या पढ़ना है आपको। इसके अंतर्गत किसी वस्तु जीव का रंग, रूप, आकार निर्मित किया जाता है, ये तो पता ही है। एक प्रकार का 3D चित्र, वैसे आप ऐसे पेपर पे बनाते हो तो 2D होता है, और ये होता है 3D, जब आपको किसी पदार्थ के माध्यम से वो चित्र उकेरते हो, है ना, तो वो मूर्ति कला हो गई। अब मूर्ति कला में आप अलग अलग काल में पढ़ोगे, तो मूर्ति कला जैसी मौर्य काल में पढ़ोगे तो मौर्य काल में मूर्ति कला अच्छी खासी प्रचलित थी।
और बेसनगर से यक्षिणी की मूर्ति मिली है। मथुरा के परखम से यक्ष मिले हैं, मथुरा में परखम नामक जगह है, वहाँ से यक्ष की मनुष्याकार मूर्ति मिली है, मनुष्य के आकार की 6 से 7 फुट की मूर्ति मिली है। तो यहाँ से जब आप इसके और पहले चले जाओगे हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो ये मूर्ति कला में। फिर और आगे आ जाओगे आप तो मौर्योत्तर काल में देखोगे, कुषाण काल में मूर्ति कला अपने चरम पे होगी। यहाँ पे एक तो मनुष्य की या राजाओं की मूर्ति बनने लगेंगी। धर्म में, बौद्ध धर्म में आपका क्या आ जाएगा, महायान। महायान जब आपका बौद्ध धर्म में आ जाएगा तो भगवान की मूर्ति बनने लगेंगी। अभी तक बौद्ध जो इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके पहले मूर्ति नहीं बन रही थी भगवान बुद्ध की, लेकिन यहाँ पे मूर्ति बनने लगेगी। ये सारी चीज़ें आएंगी, प्लस यहाँ पे मूर्ति कला की शैलियाँ आ जाएंगी। कुषाणकालीन कला में गांधार और मथुरा, इन दो को कनिष्क और अन्य कुषाण बहुत ज़्यादा संरक्षण देंगे। और तीसरी आएगी अमरावती। अमरावती मूर्ति कला शैली को सातवाहन संरक्षण देंगे। सबका अलग अलग स्थान है। जो आपकी मथुरा है इसमें तीनों धर्म की बनेंगी, हिंदू, जैन और बौद्ध। गांधार और अमरावती में आप देखोगे मुख्यतः बौद्ध धर्म की मूर्ति मिलेंगी। सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। मूर्ति कला के बाद जब आप आओगे चित्रकला। चित्रकला क्या होता है, इसमें भी रंग, रूप, आकार, लंबाई और चौड़ाई होती है। यह मनोभावों को स्पष्ट करने में समर्थ होती है। जो आपके अंदर के मनोभाव हैं वो आप क्या कैनवास पे उकेर देते हो एक प्रकार से। चित्रकला के बहुत सारे रूप होते हैं। तो पहला रूप क्या है, भित्ति चित्र। भित्ति मतलब दीवार पर। तो दीवार पे जब आप कोई ठोस संरचना हो उसकी दीवार पे चित्र उकेरते हो तो भित्ति चित्र हो गया। चित्रकला बहुत डिटेल में हम कल के मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब देखेंगे तो इसकी विधियां पढ़ेंगे। फ्रेस्को विधि क्या होती है, टेम्पेरा विधि क्या होती है, एनकास्टिक विधि क्या होती है, ये चित्र बनाने की विधियां देखेंगे। दूसरा होता है चित्रपट। पट मतलब कोई एक प्रकार का, चाहे कपड़ा हो, चाहे कागज हो, चाहे लकड़ी का टुकड़ा हो, इन पे बनाना, एक प्रकार कैनवास बोल लो, है ना। चित्र फलक भी सेम होता है, बस अंतर इतना होता है कि ये वाला जो फलक होता है आपका, ये थोड़ा सा इसकी मजबूती ज़्यादा होती है, लंबे समय तक टिकता है। फिर लघु चित्रकारी। पाल काल जब आए थे आपके, गोपाल हो गए, आपके देवपाल हो गए, धर्मपाल। पाल काल में माना जाता है कि लघु चित्रकारी का जन्म हुआ था और सबसे ज़्यादा विकास भी इसी काल में हुआ। और मुगल काल में ये अपने चरम पे पहुंच जाएगी। लघु चित्रकारी होती क्या है, किसी कागज पे, आपने किताब में जो चित्र देखे वो लघु चित्र है, ठीक है। किसी कागज पे, ताड़पत्र पर, इन सब पे चित्रों को बनाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं चित्रकारी में। आगे चल के देखते हैं संगीत कला। चित्रकारी में एक चीज और है कि इसके अलग अलग भेद होते हैं, रूप, वर्ण, भाव, लावण्य, सादृश्य, वर्णिका भंग। तो जब डिटेल में जाना होगा ना तो यूपीएससी की बुक्स भी आपको नहीं देंगी, इतना ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जितनी आपको जरूरत है कि एक समझ आपकी बन जाए, और ये समझ आपकी यूपीपीसीएस मेंस भी लिख रहे हो ना तो भी बहुत ज़्यादा होगी, मोर देन इनफ होगी यूपीपीसीएस मेंस के लिए। तो उतनी समझ के लिए बस जानकारी उतनी ही करनी है, और फैक्ट्स आपके जो इस एग्जाम में काम आए उसकी बात होगी। संगीत कला, इस कला का आधार क्या है, स्वर है। स्वर का मूल क्या होता है, नाद या ध्वनि होती है। अब कैसे स्वर को निकाला जाता है या संगीत को कैसे निकाला जाता है, तो स्वर तो पता है 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पादा नीचा, है ना। तो स्वरों की गति को छंद में बांधकर इसके उतार चढ़ाव से लय उत्पन्न होती है और वही संगीत को पैदा करता है। एक ग्रंथ है संगीत रत्नाकर। इसके अनुसार गीत, वाद्य तथा नृत्य। तो कुछ लोग संगीत को सिर्फ क्या मान लेते हैं, गायन या म्यूजिक। इससे आगे की बात है ये कि तथा नृत्य, तीनों कलाओं का समूह ही संगीत कहलाता है, ये संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार। अब आ जाते हैं पहली कला पे, वास्तुकला या स्थापत्य कला पे। इसके बारे में अब डिटेल में चलेंगे। आज की क्लास में हम केवल वास्तुकला पढ़ेंगे, अगली उसमें हम देखेंगे चित्रकला प्लस यूपी की शिल्प। शिल्प क्या होता है, शिल्प होता है उद्योग, ठीक है। पहले जो उद्योग होते थे वो कारखाने वगैरह में तो बनते नहीं थे, मशीनें थी नहीं, तो हाथ से ही बनते थे। तो क्या हो गया, हस्तशिल्प। तो अलग अलग प्रकार के शिल्पों की, शिल्प मतलब अलग अलग प्रकार का, धातु उद्योग है, लकड़ी उद्योग है, मुद्रण उद्योग है, तो सारे उद्योग अलग अलग हैं तो अलग अलग शिल्प हो गया।
तो जब शिल्प की बात करेंगे तो मौर्य काल में आपके 64 प्रकार के शिल्पों की बात की गई। 64 प्रकार के अलग अलग उद्योग हो गए थे, वो धीमे धीमे विकास होता जाएगा, है ना। तो वास्तुकला और स्थापत्य कला में देखते हैं, भारत में भीमबेटका की प्राकृतिक पहाड़ी गुफाएं, इसमें भित्ति चित्र कितने हैं, 10,000 वर्ष पूर्व, कहीं कहीं पे 5500 ईसा पूर्व भी है। तो इस चीज़ों में कंफ्यूज मत हुआ करो, ये कोई सन नहीं पूछता है, सन आपसे नहीं पूछेगा। जहाँ पे भी क्या होता है, अनुमान लगाया जाता है। यहाँ पे तो कार्बन डेटिंग वगैरह ये भी चीज़ें भी अलग अलग वो देती हैं, कोई एक बंदा करके गया कुछ अलग हो गया, दूसरा करके गया अलग हो गया। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, यही तो बताता हूँ। कुछ स्टूडेंट समझ ही नहीं पा रहे हैं इस चीज़ की गंभीरता को कि आप कहाँ जुड़े हो, क्या चीज़ आपको बताई जा रही है। आप उन चीज़ों में टाइम वेस्ट कर देते हो। जैसे मैं ग्रुपों में भी अभी देख रहा था कि कुछ एक चीज़ पे दो जगह दो डेटा है, तो उसी पे ही उलझे रहेंगे, दिन भर खराब कर देंगे। अरे आपके सामने दोनों डेटा आ गए ना, अब एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा, जो डेट दी रहेगी वो आप करके आ जाना, क्यों दिन भर उसमें खराब करना। इससे आप अपनी वो दिखा रहे हो कि आप यहीं तक सीमित रहना चाह रहे हो। थोड़ा सा लेवल उठाओ, पढ़ाई आपको कंटेंट ठीक ठाक मिल ही रहा है, पढ़ के अपने आप आगे भी काम आएगा। अब आते हैं सिंधु सभ्यता की नगर योजना। तो ये जो देख रहे हैं हम वास्तुकला, तो प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा काम हुए नहीं, जैसा मैंने बताया। तो यहाँ पे देख लिया कि भीमबेटका में आपकी गुफाएं मिली, गुफाओं के अंदर ही भित्ति चित्र भी मिलेंगे, तो चित्रकला में उसकी बात करेंगे। अब आते हैं यूपी में। यूपी में मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में सराय नाहर राय, महादाहा और दमदमा, जो मैंने बताया चौपानी मांडो, ये 4 स्थान हैं। यहाँ से आपको क्या है, अनेक साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो मेन साक्ष्य मिले हैं सराय नाहर राय और महादाहा से स्थायी झोपड़ियाँ यहाँ पे मिली हैं। आलमगीरपुर तथा हुलास में ईंटों से बने मकानों के साक्ष्य मिले हैं। जैसे मैंने बताया हड़प्पा में क्या था, हड़प्पा में आपके 2 मंजिला तक मकान मिले हैं। और जो आपका आलमगीरपुर क्या था, इसी की बस्ती थी, सबसे पूर्वी बस्ती थी, यहाँ से भी मिले हैं। अधिकतर जगह पक्की ईंटों का यूज हुआ है। कालीबंगा देखोगे तो यहाँ पर कच्ची ईंटों का यूज हुआ था। तो यहाँ से भी आपके ईंटों से बने मकानों के साक्ष्य मिले। मौर्य काल में आ जाते हैं, तो मौर्य काल में आपको अशोक के स्तंभ मिलेंगे, अशोक के स्तूप मिलेंगे, शिलालेख मिलेंगे। ठीक है, अशोक के स्तंभ में क्या है, जो मेन चीज़ें थी, जैसे स्तंभ देखो, अशोक के स्तंभ का थोड़ा वर्गीकरण किए देता हूँ। ऐसे स्तंभ था, एकात्मक पत्थर, सिंगल पत्थर का बना हुआ था, 50 टन से ज़्यादा वजनी रहते थे पत्थर। इसके बाद 50 फीट से ज़्यादा ऊंचाई है अधिकतर उसकी। यहाँ पे ये तो सिंगल है, खुले मैदान में है। इन पे जो पेंटिंग यूज हुई है वो इतनी ज़बरदस्त थी कि अभी तक जो लिखा हुआ है वो नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक अवांगमुखी कमल, उल्टा कमल होगा, फिर ऊपर एक फलक होगी, फलक के ऊपर कुछ पशुओं की मूर्ति है। ये पूरा, ये विशेषताएं तो पता होती हैं। जैसा मैंने बोला कि कुछ चीज़ें पता है, हर जगह आप पढ़ रहे होते हो, कुछ चीज़ें जो नहीं पता हैं या जो भूली जा सकती हैं वो बता दी। कि चक्र बना हुआ है, अशोक चक्र जो लिया गया, इसके बीच में बैल, घोड़ा, हाथी तथा शेर की आकृति बनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है अशोक चिन्ह जो है उसमें कौन सा पशु नहीं है। तो आप ये याद रखो कौन कौन से हैं, बाकी नहीं है तो कोई भी पूछा जा सकता। ये अशोक का है। अशोक स्तंभ आपके आप देखो तो देश में जो मुख्यतः स्तंभ है वो 6 जगह से मिले हैं, बड़े बृहद स्तंभ। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज, है ना, रामपुरवा, तीनों बिहार में है आपके। सारनाथ का स्तंभ, तो ये सारे आपके क्या हो गए, अशोक स्तंभ। सारनाथ का सिंह शीश स्तंभ, जहाँ से हमने अशोक चिन्ह लिया है। अब आते हैं स्तूप। ह्वेनसांग के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। ये ह्वेनसांग ने बोला है। अति संयुक्ति हो सकती है, यहाँ पे ज़्यादा बात की गई, क्योंकि इसके बाद बोला जाएगा, आगे आएंगे पुष्यमित्र शुंग, तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में बोला जाएगा कि इसने 84,000 स्तूप सारे तोड़वा दिए थे। बाद में जो स्तूप 2 बचे थे, सांची और भरहुत, इन दोनों की मरम्मत कराई थी और इनमें ईंटों की जगह पत्थर लगाया था। स्तूप एक्चुअली होते क्या है, इनका मतलब होता है ढेर, थूहे। स्तूप का मतलब थूहे या ढेर, ईंटों के ढेर की तरह दिखते थे, क्योंकि ऐसे होते थे उल्टी कटोरी के। स्तूपों के बारे में थोड़ा बता ही देते हैं, स्तूप कैसे होते हैं, बने होते हैं। तो नीचे होता है यहाँ पे मेधी यानी कि चबूतरा, ये मेधी होती है।
इसको बोलते हैं अंड, अंडे की तरह दिखता है, ठीक है। इसके ऊपर आपका क्या हो गया, एक होता है हर्मिका, पवित्र वस्तुएं यहाँ पे होती हैं। इसके बाद इसके हर्मिका के ऊपर एक होता है छत्र। अब मेदी के लिए सोपान हो जाएंगे, यहाँ पे आपके आ जाओगे तो तोरण हो जाएगा। ऐसे वेदिका चारों तरफ से घिरा हुआ होता था तो वेदिका होता था। आगे होते थे तोरण, जो गेट होता था उसे बोलते थे तोरण। और इसके अंदर होता था प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, ये सारी चीजें स्तूप की थी। तो स्तूप के बारे में बात कर लेते हैं। जो यूपी में स्तूप हैं उन्हीं की बात करेंगे। प्रमुख स्तूप यूपी में कौन कौन से हैं? सांची है, नहीं यूपी में सारनाथ है, सारनाथ है। सारनाथ के अंदर कौन कौन से हैं? चौखंडी स्तूप, ऊंचे टेले पर अष्टकोणीय बना हुआ है, 8 कोण का स्तूप है। जमीन से 84 फीट ऊंचाई है इसकी। ठीक, ये इसलिए वर्णन कर दिया, आजकल पूछ लेते हैं, एक आध क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं। दूसरा है आपका धर्मराज का स्तूप, बुद्ध के अवशेषों पर इसका निर्माण हुआ है। ऊंचाई इसकी कितनी है? 39 मीटर। ये मीटर में, वो फीट में, ये ध्यान रखना। तीसरा कुशीनगर स्तूप है आपका, 167 फीट ऊंचा। फिर श्रावस्ती है, कपिलवस्तु है, कौशाम्बी है, रामभर है। ये स्तूपों के अब केवल कुछ एक वो बचे हुए हैं अवशेष। अब ये पूर्ण रूप में नहीं है, तो इनका इतना ही याद रखना, ये कहाँ कहाँ है। अब आते हैं गुप्तकालीन स्थापत्य कला के बारे में। अब हम वही कला की बात कर रहे हैं जो यूपी में हुई है। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। स्वर्ण काल कहलाता था, क्लासिक युग। पहले भी मंदिर बनते रहे, ऐसा नहीं, लेकिन पहले मंदिर क्या बनते थे? ऐसे सपाट बनते थे, ठीक है, छत। गुप्त काल में शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। मंदिर भव्य बनने लगेंगे, पहले घर जैसे मंदिर बनते थे, ठीक। तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। मंदिर निर्माण में ईंटों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो पहले क्या, पत्थरों के मंदिर बनते थे, अब यहाँ पे ईंटों का प्रयोग होगा। जैसे कानपुर का मंदिर है, इसके बाद सिरपुर का है एक ईंटों का मंदिर। कानपुर का भीतर गांव में है, सिरपुर में है, सिरपुर छत्तीसगढ़ में इस टाइम आता है। ये ईंटों के मंदिर है। देवगढ़ वाला आपका पत्थरों का है, ललितपुर में जो है ना देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसके भी खंडहर ही बचे हैं। उदाहरण देख लेते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है, 13.5 मीटर स्क्वायर। ये क्या है उसका लंबाई चौड़ाई, ठीक है, एरिया। इस चबूतरे पे बना है। चबूतरे की ऊंचाई कितनी है? 5 फीट। और इस मंदिर का शिखर देखो आप तो 12 मीटर ऊंचा है। इस पे ये बना हुआ है। पंचायतन शैली में मंदिर का निर्माण हुआ है। और इसमें भगवान विष्णु एक सैया पर लेटे हुए हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं। दूसरा भीतरगांव का मंदिर, कानपुर के निकट है ये भीतरगांव। ईंटों का बना हुआ है, 40 फीट ऊंचा है और समतल छत है। इस मंदिर का जो शिखर है वो समतल है, छत, ठीक है। कहोम का मंदिर, कहोम कहाँ आता है आपका? देवरिया में। देवरिया जनपद में स्कंदगुप्त के समय इसका निर्माण हुआ। 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना की गई थी इस मंदिर में। गुप्त काल के स्तंभ के शीर्षों पर विष्णु के वाहन या गरुण या सिंह की प्रतिमा उत्कीर्ण है। ये ध्यान रखना कि गुप्त काल के जो मंदिर हैं उनके नहीं, जो शीर्ष है, स्तंभ है, इनके शीर्षों पर विष्णु के वाहन या विष्णु का वाहन क्या है? गरुण या सिंह की प्रतिमा उत्कीर्ण है इन स्तंभों पर। हेलियोडोरस का नाम सुना होगा आपने। इसने गुप्त काल में ही विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराई थी। ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। दूसरा क्या है? गाजीपुर का भीतरी स्तंभ लेख। किसका है? स्कंदगुप्त का है। गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में है। यहाँ से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों का आक्रमण विफल किया था। तो ये भी आता है कि हूणों का आक्रमण किसने विफल किया था। फिर ये भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पे स्थित है और किसका है। फिर समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद में है। ये सारी चीजें भी आपकी क्या है? स्थापत्य कला में आती हैं। अब आते हैं मध्यकालीन वास्तुकला। मध्यकाल में जैसा मैंने बताया कि आपके क्या आ गए? इस्लामिक शासक आ गए, तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला होगी।
इंडियन शैली में क्या क्या था? स्तंभ था, सहतीर यानी बीम, चौखट का प्रयोग और शिखर का प्रयोग। इस्लामी वास्तुकला में क्या था? मेहराब था, गुंबद का प्रयोग था। इंडो इस्लामी में दोनों के मिश्रण से बनेगी। इंडो इस्लामी में क्या था? छतरियाँ मिल जाएंगी आपको, ऊंची ऊंची मीनारें मिल जाएंगी। जैसे ताजमहल देखा होगा, ताजमहल के चारों ओर 4 ऊंची ऊंची एकदम पतली सकरी से खंबे से होते हैं, बहुत ही मीनारें। इसके बाद अर्ध गुंबदी प्रवेश द्वार, अर्ध गुंबदी प्रवेश द्वार मिल जाएंगे आपको। छज्जों का प्रमुखता से प्रयोग होगा। मकबरे मिलेंगे। ज्यामितीय और अरबेस्क शैली का प्रयोग, या तो ज्यामितीय आकृतियां बनी होती हैं ऐसे करके। अरबेस्क शैली जो होती है उसमें क्या होता है आपका कि जैसे फूल पत्ती बना दी, पेड़ की टहनियाँ बना दी, यहाँ से पत्ती निकली, इसके बाद ये फिर तना बन जाएगा, जो एक शाखा होती है वो फिर तना बन जाएगा, फिर उसको खींचते जाएंगे, इस तरीके से बनती जाती शैली। कुरान की आयतें भी लिखी जाती हैं, सुलेखन बोला जाता है इसको। चारबाग शैली तथा पितरा द्यूरा का प्रयोग होता है। चारबाग शैली क्या थी वो समझ लो कि ये आई थी बाबर के समय। चारबाग शैली में बाग बना दिया और उसको किससे डिवाइड कर दिया? नहरों से, छोटी छोटी नालियों से, ठीक है, पानी से भरा हुआ, तो 4 बाग बन जाते थे एक के। और बाबर हुमायूं का जो मकबरा है वो चारबाग शैली का बहुत बेस्ट उदाहरण है। चारबाग शैली। और पितरा द्यूरा क्या होता है? पितरा द्यूरा में होता था कि जो आपकी दीवारें हैं इन पर रत्नों की, यहाँ तक कि हीरे जवाहरात तक की जड़ावट की जाती थी, जिससे कि ये खूबसूरत लगे। दीवार हो गई, छत हो गई, हर जगह, ठीक है। तो सफ़ेद मार्बल पे काम होता था पितरा द्यूरा। ताजमहल में आपको मिल जाएंगी ये, इसका मुसम्मन बुर्ज में मिल जाएंगी आपको ये। फिर आप आगे चलोगे तो एतमा उद्दौला, सबसे पहले तो एतमा उद्दौला के मकबरे में ही ये सारा काम हुआ था। फिर अरबेस्क, ज्यामिति तथा वानस्पतिक आकृतियों के साथ साथ कुरान की आयतों को उतारना, ये चीज़ बताई जा चुकी है आपको। ये पेड बैच के बारे में जानकारी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी और ज़्यादा स्पीडअप हो जाए, साथ में आप टेस्ट, MCQs और रिवीजन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर लो, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। सिंगल PDF आपको मिल जाएगी सारी 21 क्लासेज की पंचायती राज पे। सिंगल PDF कंप्यूटर की मिल जाएगी। सारे टॉपिक वाइज MCQ जो पहले हुए हैं और आगे होंगे वो सारे मिल जाएंगे आपको, चाहे कंप्यूटर हो चाहे पंचायती राज हो। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी। यूपी स्पेशल क्लास, उनकी PDF मिल जाएगी। टास्क वगैरह समय समय पे दिए जाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। और रेगुलर ग्रुप कॉल होती है, तो आपके कोई डाउट होते हैं, कोई चीज़ होती है तो वो यहाँ पे दूर हो जाती है। फीस 299 है। इस नंबर पे आपको पे करना है, नेम चेक कर लेना और फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पे भेज देना है। इसके बाद आपको अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी तक वैसे क्या क्या हो चुका है ये समझ लो। पंचायती राज हमारा पूरा खत्म हो गया, साथ में 2 से 3 वैल्यू एडिशन क्लासेज भी आ चुकी हैं। 2 क्लासेज तो आपकी MCQs बेस्ड आ चुकी हैं। कंप्यूटर भी पूरा खत्म हो गया। कंप्यूटर पे टॉपिक वाइज MCQs आपके कल से शुरू हो रहे हैं। तीसरी चीज यूपी स्पेशल चल रही है, यूपी स्पेशल भी नेक्स्ट 8 से 10 दिन में खत्म हो जाएगी। आगे चलते हैं। सल्तनत काल। अब सल्तनत कालीन स्थापत्य देखते हैं। एक मिनट। तो इसकी जो सल्तनत काल की जो शैली थी इसे बोला जाता था मामलुक शैली। गुलाम वंश, सल्तनत काल के वंश तो सबको पता ही होंगे। गुलाम आएगा, खिलजी आएगा, तुगलक आएगा, सैयद आएगा, लोधी। तो हर एक वंश में देखेंगे क्या क्या चीज़ों का निर्माण हुआ। क्योंकि आपके काम का वही है जो यूपी में है, लेकिन इसको मैंने क्या किया, स्थापत्य में जो मुगल कालीन है, सल्तनत कालीन है, मैंने कोशिश की कि सारी आपको दे दें, जिससे एक माइंड मैप बना रहे। 2-4 आप यहाँ की पढ़ते हो, फिर आपकी कहीं और यूज होती हैं, तो 2-4 फिर से पढ़ना पड़ता है, वो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैन जो है सल्तनत काल की, बाहर की मैन आपको ये बता देंगे, प्लस यूपी की सारी बता दें। 1206 से 1290 तक सल्तनत काल चला है, सबको पता है। सबसे पहला कौन था आपका शासक? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद इसने बनाई थी। ऐसा बोला जाता है कि 27 जैन तथा हिंदू मंदिर थे, इनको तोड़वाकर इसने बनवाई थी। इन लोगों का एक जो मेन दिखेगा, ये जो चलन बनेगा यहाँ से, ये क्या करेंगे, जो हिंदू स्थापत्य हैं, मंदिर हैं, कोई पाठशाला है, इनको तोड़वा के इन्हीं के ही मटेरियल को यूज करके अपना
खुद का बनवा देते। एक तो इससे एक प्रतीक के रूप में होता था कि हाँ हमने ये तोड़वाया, दूसरा अपना बनवा दिया, तो एक प्रतीकात्मक भी विजय थी इनकी, इस चक्कर में बनवाते थे। तो यहाँ पे ये हुआ कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये आपकी वहीं पे है जहाँ पे कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार परिसर काफ़ी बड़ा है, दिल्ली में है, ये तो सबको पता है, महरौली, दिल्ली के महरौली नामक जगह पे यहाँ पे इसने मस्जिद बनाई थी 1197 ईस्वी में। अब सोचोगे 1197 में तो ये बना नहीं, कैसे बना दी? देखो उस टाइम पे गौरी आ गया था, उसका शासन था, और ये उसका क्या था, गवर्नर एक प्रकार का। तो ये इन लोग इतना तो काम करा लेते थे। कुतुब मीनार दिल्ली में 1199 में ऐबक ने शुरुआत की थी, इल्तुतमिश इसको पूर्ण कराएगा। तो ऐबक केवल एक मंजिल बनवाएगा, इसका 2 से 4 मंजिल तक आपका कौन बनाएगा? इल्तुतमिश। इसके बाद इसको थोड़ा सा वो हो जाता है, क्षति पहुंच जाती है कुछ समय के साथ साथ, तो इसकी मरम्मत और 5वीं मंजिल कौन बनाएगा? आपका फिरोज शाह तुगलक। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसके बारे में बोला जाता है ये एक संस्कृत पाठशाला थी अजमेर में, और इसको तोड़वा के बना देता है ऐबक अजमेर में 1194। खिलजी वंश में देख लेते हैं, इनकी शैली को बोला जाता है सालयुग शैली। क्योंकि आपको मोस्टली वो चीज़ें याद रखनी जो यूपी में हुई, लिमिटेड चीज़ें हैं, तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं। इसने क्या क्या बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा, तो मेन काम इसने कराए। अलाई दरवाज़ा बहुत खूबसूरत है, कुतुब मीनार परिसर में ही है, कुतुब मीनार के जस्ट बगल में। जमात खाना मस्जिद, 1000 सितूनों का महल, और हौज अलाई, ये सारे काम कराए। तुगलक शैली 1320 से 1414, तुगलकाबाद का किला, गयासुद्दीन तुगलक का मुकबरा। तुगलक काल में होगा क्या कि ये अब इनके जो यहाँ पे बहुत अच्छी फिनिशिंग हो रही थी ना, खूबसूरती, यहाँ ये लोग ध्यान नहीं देंगे, दीवारें मोटी होंगी, भुरभुरे होंगे, थोड़े लाल, ऐसे लगेगा लाल गारे से बना दिया गया और सब चीज़। तो ये सब, ये ज़्यादा खूबसूरती पे ध्यान नहीं देंगे। तो ये भी किसी वंश के बारे में, उसकी स्थिति जानने के बारे में, उसके स्थापत्य को देख लो तो आपको पता चलेगा। एक तो राजनीतिक स्थिति, अगर राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ होती है तो स्थापत्य कला का विकास और जो फिनिशिंग होती है बड़ी अच्छी होती है। इसके बाद आर्थिक स्थिति जो मुख्यतः डिपेंड करती है, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी तभी बहुत अच्छे काम होते हैं। जैसे चोलकालीन देखो तो जौहरियों की तरह तराशते हैं और दैत्यों की तरह सोचते हैं, ये बोला है। तो उनके जो मंदिर देखोगे ना, बड़ी इतनी तराशे गए हैं, छोटी छोटी बारीक चीज़ों में ध्यान दिया गया, और मंदिर की साइज देख लोगे तो उसमें पता चले 10-10, 20-20 मंदिर आ जाएं एक एक मंदिर में। ये है आदिलाबाद का किला, 12 खंबा, खिड़की मस्जिद, फिरोज शाह कोटला, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। ये सारा कब बना है? आपका तुगलक काल में। फिर सैयद काल में क्या क्या बना है? मुबारक शाह सैयद, ये तो कम समय के लिए थे, ज़्यादा फेमस भी नहीं है, कुछ इन्होंने खास काम भी नहीं किया। मुबारक शाह सैयद और मोहम्मद शाह सैयद के अष्टकोणीय मकबरे, ये इंपॉर्टेंट है। जो मकबरे हैं वो अष्टकोणीय हैं। लोधी वंश 1451 से 1526, दोहरे गुंबदों का यहाँ पे प्रयोग हुआ, ये इनकी विशेषता है कि इन्होंने दोहरे गुंबदों का प्रयोग किया। सिकंदर लोदी का मकबरा, और सिकंदर लोदी ने यूपी के लिए जो विशेष काम किया वो क्या किया? 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। तो अभी तक यूपी का एक ही काम आया है, आगरा शहर। अब आते हैं यूपी पे, सर की स्थापत्य शैली। जैसा मैंने बताया, मलिक उस सर्क या ख्वाजा जहाँ या मलिक सरकर, मलिक सरवर किन्नर थे। इन्होंने किस चीज़ की स्थापना की थी? जौनपुर की। जौनपुर में सरकी साम्राज्य की, जौनपुर की स्थापना तो फिरोज शाह तुगलक ने कर दी थी। सरकी साम्राज्य की स्थापना करेंगे, और सरकी साम्राज्य में जब इब्राहिम शाह सरकी आएगा तो ये अपने चरम पे होगा कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? सिराज हिंदुस्तान। ठीक। तो वर्गाकार स्तंभ यहाँ पे मिलेंगे विशेषताओं में, गैलरी छोटी मिलेगी, मीनारों का अभाव मिलेगा, जो भी सरकी साम्राज्य की आपकी वास्तुकला है, मीनारों का अभाव मिलेगा। तोरण मतलब गेट के पास विशाल स्तंभों वाली जालियां मिल जाएंगी आपको। और इब्राहिम शाह सरकी ने क्या क्या बनाया था, ये पिछली क्लासेज में भी हो चुका है आपका, यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है। अटाला मस्जिद और झांझेरी मस्जिद, हुसैन शाह ने जामी मस्जिद, और मोहम्मद शाह ने लाल दरवाजा मस्जिद। मुगल वास्तुकला पे बात करते हैं तो एक पित्रा द्यूरा का उपयोग हुआ है, पहले बताया जा चुका है आपको कि संगमरमर पर रत्न, कीमती पत्थर, इनकी जड़ावत को बोला जाता है पित्रा द्यूरा।
बाबर कालीन वास्तुकला देख लेते हैं। बाबर मेनली बागों का शौकीन था, चारबाग पद्धति लाने का श्रेय भी इसी को जाता है। कश्मीर में इसने क्या बनाया? निशात बाग। लाहौर में शालीमार बाग, आगरा में आराम बाग। तो आगरा वाला आपको ध्यान रखना है। अब इसका नाम राम बाग हो गया है, बागे गुल अफसान इसको बोला जाता था। इसके बाद बाबर के और योगदान की बात करो तो इसका सेनापति था मीर बकी। तो इसके बारे में बोला जाता है कि इसने बाबरी मस्जिद का निर्माण इसी ने कराया था, राम मंदिर तुड़वाकर, है ना। अब तो राम मंदिर बन एकदम उद्घाटन होने वाला है इसका जनवरी में, 22 जनवरी को ना। तो राम मंदिर का शायद फरवरी में होने वाला है, राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो अब तो बन के समझो तैयार ही हो गया। नागर शैली में बन रहा है राम मंदिर, आगे बताएंगे कि राम मंदिर की विशेषताएं भी बताएंगे। बाबरी मस्जिद का मीर बकी ने निर्माण कराया। अब आते हैं हुमायूं पर। हुमायूं एक्चुअली पूरी जिंदगी भर युद्ध लड़ता रहा, निष्कासित होना पड़ा तो बाहर भटकता रहा, फिर आया। तो इसने कुछ खास नहीं कराया, लेकिन इसने दीन दुखियों के लिए एक बनाया था दीन पनाह नगर, और यहीं पे पुस्तकालय बना था। उसी की सीढ़ियों से गिर के ये मर गया था। आगरा तथा फतेहाबाद में मस्जिदों का निर्माण कराया। शेरशाह सूरी मुगल काल में तो नहीं आते हैं, सूरवंश के, लेकिन बीच में आ जाते हैं तो इनको पढ़ना जरूरी हो जाता है। दिल्ली के पुराने किले में इन्होंने किला-ए कोहिना मस्जिद बनाई थी। और शेरशाह का मकबरा, ये भी अष्टकोणीय प्रकृति का है, सासाराम में झील के बीचों बीच है, ये बनवाया। अब आते हैं अकबर। अकबर ने क्या? हुमायूं का मकबरा दिल्ली, और किसने बनाया? है हुमायूं की पत्नी थी हाजी बेगम, इनके द्वारा बनाया। बहुत खूबसूरत है हुमायूं का मकबरा। अगर आप देखो गुलाबी संगमरमर, गुलाबी तथा सफेद संगमरमर, इसका एकदम जिसको बोलते हैं ना बेहतरीन यूज हुआ है यहाँ पे, और बहुत ऊंचाई पे है, झील भी है इसके आसपास। इसमें चारबाग पद्धति का प्रयोग हुआ है। इसके चारों ओर देखोगे चारबाग के रूप में बाग बने हुए हैं। आगरा का किला 1566 से 1574 तक इसका निर्माण हुआ। कहीं कहीं ये डेट्स अलग दी हैं, 85 भी दी है। डेट्स में कंफ्यूज मत होना। ये जो जैसा मैंने बोला कि अलग अलग सोर्स अलग अलग चीज़ें देते हैं, कोशिश रहती है कि जो मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है उससे वेरीफाई करके आपको फैक्चुअल चीज़ें दी जाएँ। जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ तो फिर किसी ये छोटे मोटे जो होते हैं ना वो कॉन्सेप्ट दे नहीं पाते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट देती हैं आपकी यूपीएससी वाली बुकें, वो भी चार्ज है जब आप बुक पढ़ते हो। तो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है जब फैक्ट हों और एक एक चीज़ चार जगह। जैसे कल का आया था एक टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि जो मातृभूमि योजना है यूपी की, इसमें बहुत सारी जगह दिया 50-50% योगदान है। जो प्राइवेट आदमी कराना चाहे वो भी 50% है, 50% सरकार, बट ऐसा नहीं, 60-40 है ये। ठीक है, तो ये बहुत जगह कंफ्यूज कर देते हैं। आप सारी जगह जो आपकी जहाँ से जानकारी के स्रोत हैं वही कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? सेम यहाँ पे होता है। आगरा का किले का वास्तुकार कौन था? कासिम खां। इसमें दो द्वार हैं, एक दिल्ली द्वार है जो इसके पश्चिम में है, और अमर सिंह द्वार पूर्व में है। इलाहाबाद के किले का निर्माण कराया अकबर ने। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो अकबर ने कराया वो फतेहपुर सीकरी में कराया। अच्छा, लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें बोले ना फैक्चुअली गलत हो गई थी, जैसे जहांगीर के काल में बता दिया था मुसम्मन बुर्ज, इसके बाद नगीना मस्जिद, ये सब चीज़ें, तो उसको आज करेक्ट कर लेना। आज की जो चीज़ें होंगी उसी को मानना। फतेहपुर सीकरी 1569 ईस्वी में निर्माण शुरू हुआ और 1574 ईस्वी में पूर्ण हुआ। गुजरात विजय के उपरांत इसका नाम पहले सीकरी था, लेकिन गुजरात इसने क्या किया था? फतह किया था, तो इसका नाम क्या कर दिया इसको? फतेहपुर सीकरी। और इसी के बाद 1601 में इसने क्या कराया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है आज की डेट में भी। फतेहपुर सीकरी इसका नाम किया। वास्तुकार कौन थे यहाँ के? बहाउद्दीन। फतेहपुर सीकरी के अंदर प्रमुख स्थापत्य आपको देखने हैं तो एक हो गया आपका बुलंद दरवाजा, गुजरात विजय के उपरांत 1601 में। ऊंचाई इसकी अगर जमीन से देखो तो 176 फीट है, और केवल दरवाजे की ऊंचाई देखो तो 134 फीट है। यहाँ जब आप जाओगे तो देखोगे 40 फीट आपको नीचे से चढ़ना पड़ता है, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, फिर आपका दरवाजा आता है। दूसरा सलीम चिश्ती,
सलीम चिश्ती क्या थे? सूफी संत थे। इन्हीं के आशीर्वाद से इनको सलीम यानी जहांगीर की प्राप्ति हुई थी। उन्हीं के लिए ही इन्होंने फतेहपुर सीकरी पूरा नगर बसाया था। तो इन्हीं का मकबरा है, बीचों बीच है। अब तो वाइट कलर का है, वाइट मार्बल का। जब अकबर ने बनवाया था तो ये लाल बलुआ पत्थर का था। सलीम चिश्ती का मकबरा जामा मस्जिद के बरामदे में। जो जामा मस्जिद देखो बहुत जगह मिलेंगी। जामा मस्जिद, जामा एक नाम ही रख देते थे, कोई भी मस्जिद ये लोग बनवाते थे, तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना। जो आपकी फतेहपुर सीकरी में वो भी जामा मस्जिद है, उसी के अंदर जब आप जाओगे तो ये आपका सलीम चिश्ती का मकबरा है। पहले लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था। जहांगीर ने इस पे क्या है, सफ़ेद मार्बल लगाया। जहांगीर के समय में ही सफ़ेद मार्बल लगना अपना एक अच्छी तरीके से स्टार्ट हुआ था, और शाहजहां ने तो फिर इसको अपना ही लिया था। शाहजहां ने तो अकबर की जितनी भी बिल्डिंगें थी, आपका आगरा का किला है, तो इसके अंदर जहां जहां और कोई था लाल बलुआ पत्थर, सब हटा के वाइट करा दिया था। और क्या क्या बनाया? दीवाने आम। दीवाने आम क्या होता है? जहां पे ये आम लोगों से मिलता है, आम जनता से। दूसरा क्या होता है? दीवाने खास। खास में क्या होता है? अपने मंत्रियों के साथ बैठक करता है। और कुछ बुकों में आपको दीवाने आम में मिल जाएगा कि मंत्रियों से बैठक करता है, और खास में परिवार वालों से। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बनाया इसने तुर्की सुल्ताना का महल। ऐसा बोला है पर्सी ब्राउन ने कि सर्वाधिक अलंकृत है, सबसे ज़्यादा अलंकरण इसी के अंदर है। जोधाबाई का महल। अगर एक पूछा जाए क्वेश्चन कि फतेहपुर सीकरी का सबसे विशाल भवन कौन सा है, तो वो जोधाबाई का महल है। गुजरात शैली का यहाँ पे प्रयोग किया है इसमें। फिर अगला है पंचमहल। सबसे ऊंची इमारत है, 5 महल है, ऐसे करके बना हुआ है, खुला है एकदम। एक है, फिर ऊपर की जो मंजिल है उसकी चौड़ाई जो है ना कम होती चली जाएगी जैसे ही ऊपर जाओगे आप, ऐसे करके, ठीक है। फिर जामा मस्जिद तो है ही। हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी भी है, बीरबल महल जैसे बोला जाता है। हिरन मीनार, उसका फेवरेट हिरन था, वो मर गया तो उसके लिए मीनार बना दी। 9 महला, ये सारे भवन भी उसके अंदर मिल जाएंगे फतेहपुर सीकरी के। फिर जहांगीर काल का स्थापत्य देख लेते हैं। क्योंकि जहांगीर को किस चीज़ में रुचि थी? चित्रकला और बगीचे, इसलिए इसके काल में स्थापत्य पे कम काम हुआ है। सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है, जैसा मैंने बोला। इसके पहले तक क्या हो रहा था? लाल बलुआ पत्थर और गुलाबी संगमरमर। यहाँ पे आके आपके सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग बढ़ जाएगा। उस पर पच्चीकारी मतलब पित्रादूरा का प्रयोग होगा। इसके प्रमुख उदाहरण सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा। ऐसा बोला जाता है कि जब आप आगरा से थोड़ा दूर जाओगे, 8-10 किलोमीटर सिकंदरा पड़ता है, वहाँ पे अकबर ने ही अपने मकबरे का निर्माण शुरू करा दिया था, उसकी योजना थी। लेकिन फिर उसकी मृत्यु हो गई, बन नहीं पाया। तो इसकी योजना हल्का सा परिवर्तन करके जहांगीर ने इसको पूर्ण कराया। तो इसकी योजना अकबर ने ही बनाई थी, निर्माण भी शुरू कराया, लेकिन मृत्यु हो गई। जहांगीर ने योजना में थोड़ा परिवर्तन कर 1612 ईस्वी में इसे पूर्ण कराया था। 5 मंजिला इमारत है ये। 5वीं मंजिल जो है आपकी, वो संगमरमर से बनी हुई है। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका जो छत है। छत की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखो। वो क्या है? गुंबद विहीन है, छत पे कोई गुंबद नहीं। दूसरा है एतमा उद्दौला का मकबरा। निर्माण कब हुआ? 1626 ईस्वी में नूरजहां ने कराया। नूरजहां बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है ना। चिकन, जो लखनऊ चिकन है ना, चिकनकारी, ऐसा बोला जाता है, ये भी नूरजहां लेके आई। इसके बाद इत्र बनाने के लिए नूरजहां बहुत फेमस है। प्लस एतमा उद्दौला। एतमा उद्दौला इनके डैडी थे नूरजहां के। इनकी मौत के बाद अगर ताजमहल के पहले सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बोली जाए तो ये थी एतमा उद्दौला का मकबरा। वैसे ही वाइट मार्बल से बनी हुई मिलेगी, पित्रादूरा, हर चीज़ आपको लगेगा कि हाँ उतनी ही खूबसूरत है। पूर्ण संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत है। पित्रादूरा का प्रयोग हुआ है। पर्सी ब्राउन ने इसके बारे में बोला है कि अपनी तरह की इमारतों में सबसे अधिक पूर्ण है ये। जहांगीर का मकबरा लाहौर में। फिर शाहजहां कालीन स्थापत्य देख लेते हैं। चूंकि इसको सबसे ज़्यादा रुचि ही स्थापत्य में थी, तो ये स्थापत्य कला का स्वर्णकाल था। आगरा के किले में इसने क्या क्या बनाया? आगरा का किला तो निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कौन बनाएगा? शाहजहां। तो जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही उसको अपडेट कर लेना, यही सारी चीज़ों को करेक्ट करना। दीवाने आम बनाया, दीवाने खास बनाया, जो मैंने बोला आम लोगों से, आम जनता से मिलने के लिए। यहीं पे आप देखो शाहजहां के पास क्या था? तख्ते ताऊ सिंहासन या मयूर सिंहासन, वो यहीं पे रखा हुआ था। मच्छी भवन बनाया,
शीश महल बनाया, खास महल बनाया, अंगूरी बाग बनाया, शाह बुर्ज बनाया, मोती मस्जिद बनाई, नगीना मस्जिद बनवाई और मुसम्मन बुर्ज। मुसम्मन बुर्ज एक प्रकार की बिल्डिंग है, खुली हुई बिल्डिंग थी। यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ से ताजमहल दिखता है पूरा, ऐसे करके इन पे बनी हुई बिल्डिंग है। और यहाँ पे आप पित्रादूरा वाइट मार्बल का खतरनाक यूज हुआ है, ठीक है। तो मुसम्मन बुर्ज में ही कैद किया गया था शाहजहाँ को। जब औरंगजेब ने कैद किया 58 में, तो यहीं पे इनको कैद कर लिया था और यहीं से सिर्फ ये ताजमहल देखते रहते थे। दीवाने आम में तख्ते ताउस सिंहासन था। पर्सी ब्राउन, इसने क्या बोला, मोती मस्जिद मुगल वास्तुकला की सर्वोत्तम रचना है। मुसम्मन बुर्ज 6 मंजिला इमारत थी और शाहजहाँ को इसी जगह कैद किया गया था। जामा मस्जिद आगरा, जो आगरा में जामा मस्जिद है, इसका निर्माण जहां आरा बेगम ने 1648 में कराया था। अब आते हैं ताजमहल। अर्जुमंद बानो बेगम, जिनका नाम था मुमताज महल का, इनकी याद में बनवाया गया था। वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। 1632 में निर्माण कार्य शुरू हुआ और 43 में पूर्ण हुआ था। इसका निर्माण, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए कहाँ से मार्बल आया था? तो राजस्थान में मकराना की खदान है, यहाँ से संगमरमर इसके निर्माण के लिए आया था। ऊंचाई 108 फीट है और चबूतरा, तो ऊंचाई अलग है और चबूतरा मिला के 22 फीट और जोड़ दो, 22 फीट का चबूतरा जिस पे बना है। 1983 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। दिल्ली में और क्या क्या शाहजहां ने निर्माण कराया? तो जामा मस्जिद, लाल किला, मोती महल, हीरा महल, रंग महल, ये सारी चीज़ों का दिल्ली में निर्माण कराया। औरंगजेब, चूंकि औरंगजेब ने जितने भी कला के रूप थे सबको बोला था ये इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम विरोधी है, क्योंकि ये नक्शबंदी का था। नक्शबंदी एक आपका सूफी जो होते हैं ना संप्रदाय, उसमें नक्शबंदी होता है, वो बड़ा कट्टर होता है, उसी को ये मानने वाला था व्यक्ति। तो इसने सारी चीज़ों को क्या है, बैन कर दिया था। चाहे आपकी कला, चित्रकला जो थी उसको बैन करेगा, सारे कलाकार अब बेरोजगार हो जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, तो अलग अलग जो स्थानीय रूप है ना इसके बाद निकलेंगे। जैसे पटना कलम है, पटना कलम में क्या होता है, सारे चित्रकार यहाँ से भाग जाते हैं, तो इसका मुर्शिदाबाद, पटना वगैरह इन सब जगह बस जाते हैं। मुर्शिदाबाद में मीर जाफर का पुत्र रहेगा मीरन, ये बंदा फिर से पाबंदी लगाएगा, तो वहाँ से भाग के फिर पटना वगैरह आ जाते हैं, फैल जाते हैं और वहाँ पे नई कलम, पटना कलम का ईजाद करते हैं। तो इस तरीके से काम होता है। तो लाल किले के अंदर क्या है, औरंगजेब के समय मोती मस्जिद बहुत कम बनी है स्थापत्य में। इसने अपनी बीबी का एक मकबरा बनवाया था, कहाँ पे, दक्कन में। युद्ध वगैरह लड़ते लड़ते बहुत समय इसने दक्कन में गुजारा, तो युद्ध वहीं लड़ते लड़ते वहीं पे बनाया। और ताजमहल की इसको नकल बोली जाती है, बड़ा ही बेहुदा लगता है, राबिया उद दुर्रानी का मकबरा। बादशाही मस्जिद बनवाई लाहौर में। इतने ही काम हुए। अब आधुनिक काल में देख लेते हैं स्थापत्य। यहाँ पे क्या हुआ, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर की जगह क्या है, गारे का प्रयोग बढ़ जाएगा। गारे का प्रयोग बढ़ेगा, दैट मीन्स ईंटों का प्रयोग होगा। अवध में मुख्यतः जो निर्माण हैं इस टाइम के, वो अवध में हुए, तो अवध के पढ़ लेते हैं। बड़ा इमामबाड़ा, आशफउद्दौला शासक थे, कब से कब तक, 1775 से 1797। इन्हीं के समय में ये सारे स्थापत्य बनेंगे। 1784 में ये इमारत बनी। इसमें इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, लोहे और सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर भूल भुलैया है, जिसमें आप जाते हो तो भूल जाते हो, फिर भटकते ही रहते हो बराबर। और जैसा मैंने लास्ट क्लासेज में भी बताया, ये अकाल राहत योजना का भाग थी। अकाल पड़ रहा था, ना सिर्फ गरीब तो गरीब हो ही गए थे, गरीब तो भूखे मर रहे थे, अमीरों की भी ये हालत हो गई थी कि वो भूखे मरने को क्या हो गए थे, बाध्य हो गए थे। तो इसके बाद ये योजना लेके आया। अब डायरेक्ट इस ये क्या है, ये मानता था कि किसी को भीख वगैरह देना या ऐसे ही पैसा देना ये धर्म के विरुद्ध है। तो इस बंदे ने क्या किया कि आइए ये बनाते हैं, ये बनाएंगे तो बहुत सारे 20,000 आदमी लगे काम में, सबको रोजगार मिल गया, दिन में काम करते थे, अपनी कमाई कमाते थे। अमीरों से बोल देता था रात में आप इसको तोड़ाओ, तो जो भी दिन में बनता था बहुत सारी चीज़ें तोड़वा भी देता था, जिससे कि अमीरों को तोड़ने का पैसा मिल जाता था। इस तरीके से चल रहा था। छोटा इमामबाड़ा 1837 में मोहम्मद अली शाह द्वारा निर्माण हुआ है। इसकी चोटी पे सुनहरा गुंबद है, ये भी पूछा जा सकता है, और यहीं पे मोहम्मद अली शाह का मकबरा भी है। एक है रूमी दरवाज़ा, इस पे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। 1783 में आसफ उद्दौला द्वारा इसका निर्माण कराया गया, ये भी अकाल राहत का ही पार्ट था।
और 60 से 62 फीट ऊंचा, कहीं कहीं 1784 इसका दिया रहता है, और हाइट पे 60 से 62 फीट है, कहीं 60 भी दी रहती है, 60 मानी भी है आपकी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में, तो 60 फीट भी इसको आप कर सकते हो। ये भी अकाल राहत का भाग है जैसा बताया। इसको तुर्किश गेट भी बोला जाता है, क्योंकि इंडियन प्लस जो तुर्क है इनकी सभ्यता का इसमें एक मिश्रण दिखाई देता है। अकाल राहत परियोजना का भाग। अब हिंदू वास्तुकला में देख लेते हैं। तो हिंदू वास्तुकला में तो बहुत सारे काम हुए, लेकिन जो मेन देखोगे आप आधुनिक काल में, तो महोबा में राहिला सागर झील, राहिला सूर्य मंदिर, विजय सागर, कीर्ति सागर, ये सारी झीलें हैं, मदन सागर झीलें, और इसी मदन सागर झील के बीचों बीच है खखरा मठ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर काफ़ी फेमस है, अभी तो पूरा प्रांगण बना दिया है, कॉरिडोर बनवा दिया मोदी गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी और महमूद शाह सरकी, इनके द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया था। 1585 में टोडरमल ने पुनः निर्माण कराया। 1669 में औरंगजेब ने इसको फिर से तोड़वाया। 1777 से 1780 के बीच में महारानी अहिल्याबाई थी होलकर इंदौर की, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया। फिर 1839 में महाराजा रणजीत सिंह थे आपके पंजाब के, इन्होंने क्या है शिखर पे सोने की चादर चढ़वाई थी। और जब आप आधुनिक भारत का इतिहास देखोगे तो 1839 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो 39 से 49 10 साल के अंदर पंजाब का विलय हो जाएगा। एक 45-46 में युद्ध होगा, लाहौर और भैरोवाल की संधि होगी, और फिर अगला युद्ध होगा 49 में, और इनका विलय कर लेंगे। जब तक ये रहते हैं राजा रणजीत सिंह, पंजाब को कोई टच नहीं करता है। 1809 में इन्होंने एक शाश्वत मित्रता या अमृतसर की संधि की थी अंग्रेजों से। सेना ऐसी मानी जाती थी इनकी कि आपके जो अंग्रेजों के बाद सबसे शक्तिशाली सेना थी इनकी। ये सारे इनके बारे में फैक्ट थे राजा रणजीत सिंह। शुक्रचर्या मिसल के थे, 12 मिसलें थी पंजाब में। अब आते हैं विधान भवन लखनऊ, जो जहाँ पे आपकी विधानसभा विधान परिषद है, विधान भवन लखनऊ। ये भी यूरोपियन वास्तुकला का परिचायक है। 1922 से 1928 के बीच में इसका निर्माण हुआ। वास्तुकार कौन थे? सर सुइनन जैकब और हीरा सिंह। यहाँ पे आपकी आज की क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम चित्रकला और शिल्प देखेंगे। ये पेड बैच के बारे में जानकारी है, अगर पेड बैच ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, ये सारी डिटेल है। प्लस साथ में जो लोग भी पढ़ रहे हैं शेयर करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहा करो, आगे बढ़ाओ चीज़ों को। जब अच्छी चीज़ें चल रही हैं और इतने रिलेवेंट उसमें चल रही हैं, 1.5 लाख रुपए फीस देते हैं लोग, दृष्टि वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे पास, विजन वाले हैं, इसके बाद भी समझ नहीं बनती है। तो सिर्फ किताबें कंटेंट आ जाने से, टीचर आ जाने से समझ नहीं बनती है। टीचर को ये भी समझ में आना चाहिए कि किसी स्टूडेंट को किस तरीके से चीज़ें दी जाएँ जिससे कि उसको याद हो, समझ बने, आगे यूज कर पाए। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।